वेलकम टू O2 एंड नाउ हम लोग करने जा रहे हैं अपना मटेरियल का नेक्स्ट क्लास। मटेरियल 6 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। आज हम 7th क्लास शुरू करने जा रहे हैं और आज हम सीखेंगे प्राइसिंग ऑफ परचेजेस, कि परचेज की प्राइसिंग कैसे की जाती है। सो लेट्स स्टडी हाउ डू वी वैल्यू आवर परचेजेस। सो इट इज़ वैल्यूएशन ऑफ परचेजेस। परचेज कैसे करते हैं हमने पूरी तरह से सीखा था। आज हम सीखने जा रहे हैं कि जब भी हम परचेज करेंगे तो उसके परचेज प्राइस कैसे निकालेंगे। सो लेट्स सी डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। और आज मैं एक छोटा सा फॉर्मूला भी आपके साथ शेयर करूंगी, बट उस फॉर्मूला को बाद में, अभी नहीं, बाद में हम एक फॉर्मूला भी शेयर करेंगे जो कि हम प्रोसेस कॉस्टिंग में डिटेल में जाके पढ़ेंगे। सो खैर, अभी फॉर टाइमिंग ये जो वैल्यूएशन हम सीखने जा रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से भी है। अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पढ़ेंगे तो जो आज की क्लास है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के न्यूमेरिकल्स मतलब प्रैक्टिकल्स की फॉर्म में भी आ सकता है। सो दिस टुडेज क्लास इज देयर इन बोथ अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग। सो हाउ डू वी वैल्यू परचेजेस? इट इज लाइक परचेज प्राइस और यू कैन से डील प्राइस। जितने पे सामान आपने डील किया है दैट इज द डील प्राइस, राइट? नंबर 2, देन यू हैव टू ऐड duties and taxes. What you have to add is duties and taxes. Then you have to add your freight inwards. जो भी सामान लाने में लगा, राइट, जो भी कुछ कॉस्ट सामान को लाने में लगी है वो भी यहाँ पर इंक्लूड होगी। Now next is any expenses to bring the goods to site. कोई भी खर्चा, जो खर्चा आप बोले मैम आने का फ्रेट इनवर्ड्स आपने कर तो दिया, फिर कौन से खर्चे की बात कर रहे हो? बेटा लोडिंग अनलोडिंग है, स्पेशल पैकिंग है। आपने देखा होगा कि हर चीज़ की अलग अलग स्पेशल पैकिंग होती है। जैसे अगर मार्बल लाना हो तो बीच में वो लोग लॉग फिक्स करते हैं, राइट? यहाँ मार्बल लगा है, यहाँ पे कुछ जैसे बहुत फ्रेजाइल आइटम्स हैं तो उनके ऊपर बबल रैप होता है, या फिर थर्मोकोल पैकिंग होती है, या कार्डबोर्ड पैकिंग्स होती है, स्पेसिफिक कार्डबोर्ड पैकिंग्स होती हैं। सो ये सारा खर्चा जो हमारे को सामान को लाने में लगा, राइट, वाइल ट्रैवलिंग द गुड्स नीड टू बी वेरी केयरफुली हैंडल्ड। सो ऐसे केस में हमारे को वो सारा खर्चा जो लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग वगैरह सब कुछ था वो भी लगेगा। इसके अलावा समटाइम्स द गुड्स आर देयर इन कंटेनर, सो दैट इज कंटेनर्स कॉस्ट, राइट? पूरा कंटेनर सामान आता है तो कंटेनर की जो भी कॉस्टली है उन्होंने वो लेंगे, माइनस ड्यूटी ड्रॉबैक्स, कि अगर कोई एक्सपोर्ट वगैरह है तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक्स मिलते हैं तो वो सब लेस हो जाएगा, माइनस सेनवैट क्रेडिट। आप कोई भी, या जीएसटी क्रेडिट आप कह सकते हैं, कोई भी जीएसटी क्रेडिट, जीएसटी इनपुट मिल रहा हो, आप इसको क्या बोलते हैं? जीएसटी इनपुट। अगर कोई चीज़ मिल रही है तो वो आप लेस करेंगे। और इसके अलावा दैट इज रिफंड ऑन रिटर्न ऑफ कंटेनर्स। रिफंड ऑन रिटर्न ऑफ कंटेनर, ये जो आएगा ये आएगा जी हमें हमारा अब परचेज कॉस्ट, राइट? दिस इज द टोटल परचेज कॉस्ट। और अगर परचेज प्राइस निकालना हो तो क्या करेंगे आप? सो व्हाट इज द परचेज प्राइस? परचेज प्राइस इज परचेज कॉस्ट divide by units, right? So what is the purchase price? Purchase price is the purchase cost divided by units. तो मैं उसको यूनिट से डिवाइड करूंगी तो जाकर हमारा परचेज प्राइस आ जाएगा। दिस परचेज प्राइस इज ऑलवेज ऑन पर यूनिट बेसिस। आई रिपीट, द प्राइसेस आर ऑलवेज ऑन पर यूनिट बेसिस। तो डिपेंड करता है कि कैसे करना है। अब यहाँ पर थोड़े से आपको कुछ एक्ट्स देखने पड़ेंगे। हो सकता है आपको जीएसटी एक्ट ठीक से देखना पड़े या आपको कस्टम एक्ट ठीक से देखना पड़े, बट बेटा हमारे हिसाब से इन कॉस्टिंग या इन अकाउंट्स हम ये नहीं मानते कि आपको टैक्स आता है, इनडायरेक्ट टैक्स आता है। सो एज पर आईसी, मतलब एज पर द गाइडलाइंस, हम लोग क्या करना होता है कि जो भी लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन है विल सॉल्व अकॉर्डिंगली। सो वी विल सॉल्व अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। क्या चीज़ किसका परसेंटेज है, क्या नहीं है, हो सकता है
कि जीएसटी एक्ट में, कस्टम एक्ट में कुछ और लिखा गया और हम कुछ और बोल रहे हो, बट फिर भी हम अपने क्वेश्चन को फॉलो करेंगे, हमें जीएसटी एक्ट नहीं आता, राइट? एंड वी विल assume that we don't know any GST or Customs Act, राइट? सो जीएसटी या कस्टम एक्ट को हम छोड़ करके बाकी काम करने वाले, मतलब हम वो मान के चलेंगे कि आपको नहीं आता है, हम उसके बाद कैरी ऑन करेंगे, राइट? तो दैट मीन्स कैरी ऑन करने के लिए हमारे को ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको जीएसटी एक्ट आना चाहिए और तभी आपको पता चले क्या चीज़ प्लस करनी है, क्या चीज़ माइनस करनी है, राइट? सो यू कैन कैरी ऑन इन अ वेरी नाइस ईजी वे। ओके, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाएगा वैसे वैसे आप काम करते जाएंगे, बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं है, यू विल जस्ट वर्क अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, सो अभी हम लोग कैसे करने जा रहे हैं, इसके ऊपर ज़्यादा फिलॉसफी बताने का फ़ायदा नहीं है। हमने देख लिया एज पर काउंटिंग स्टैंडर्ड 2 क्या क्या चीज़ें ऐड होती है और क्या क्या चीज़ें ऐड नहीं होती हैं। सो कंसिडरिंग दोज कि क्या क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं ऐड होनी चाहिए, let's start our work and this is my work is our question number 19। ओके, तो आज की क्लास में सिर्फ परचेज प्राइसिंग सीखेंगे हम। 3 क्वेश्चन करने वाले 20, 20 एंड 21, और आज की क्लास में हमारी प्राइसिंग ऑफ परचेजेस पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए बेटा, आर यू रेडी विद मी? यस मैम। यू वांट टू नोट डाउन जो मैंने करवाया था? एक बार आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं कि परचेज कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें लेनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं लेनी। सो यू कैन सी, राइट, एंड यू कैन पॉज एंड यू कैन नोट डाउन। ओके, सो अपन क्वेश्चन नंबर 19 पर आए। कहता है द पर्टिकुलर्स रिलेटेड 1200 kgs ऑफ अ सर्टेन रॉ मटेरियल परचेज्ड बाय अ कंपनी ड्यूरिंग जून वर एज फॉलोज। आपको क्या कह रखा है? बोलता है जी जून में आपके पास आपने 1200 kgs ऑफ सर्टेन रॉ मटेरियल खरीदा था। ओके, द लॉट प्राइस इज कोटेड बाय द सप्लायर वाज supplier and accepted by the company for purchasing the placing the purchase order is lot up to 1000 is 22 per kg, 1000 से 1500 was 1220 and 1500 से 2000 was 18। और मेरा लॉट कितना है? 1200 पहले बता दिया। इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड स्लैब हमारे को लगने वाली है 20 पर केजी के हिसाब से। नेक्स्ट इज ट्रेड डिस्काउंट इज 20%। सो वी विल गो इन सीक्वेंस, हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, अपन बिल्कुल सीक्वेंस में चलेंगे। ओके, and then additional charge the container is there, credit allowed in the return of the container is 8 per drums, but credit कब मिलेगा? जब सामान पहुंच जाएगा, उसके बाद कंटेनर खाली होकर जब वापस किया जाता है कंटेनर, तो हम उसको कहते हैं रिफंड ऑन द रिटर्न ऑफ कंटेनर्स। जब हमारे कंटेनर भर के माल गया, कंटेनर क्या होता है मैम? देखो बेटा, बड़ा सीधा है। जब आपने देखा होगा, ये जैसे सपोज ये ट्रक है, तो ट्रक नॉर्मली ऐसे होते हैं, राइट? ट्रक नॉर्मली ऐसे होते हैं, बट इनके ऊपर पीछे कंटेनर फिक्स हो जाता है। एंड दिस इज, जो आपने देखा होगा इस तरह की लाइनें लाइनें वाला एक चीज़ लगी होती है, दिस इज कॉल्ड एज कंटेनर, राइट? ये कंटेनर पूरा का पूरा हम लोग ले लेते हैं, और ये एक तरह से हो गया, हमने इसको उठाया, ट्रक पे फिक्स कर दिया, ट्रेन पे फिक्स कर दिया, एरोप्लेन में चला गया, शिप पे चला गया, पूरा पूरा कंटेनर होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा सामान खराब होने से बच जाता है। एक बार कंटेनर में उसको फिक्स कर दिया गया है, सो देयर विल बी नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। सो दीज आर कंटेनर्स। मगर जब ये कंटेनर हमारे यूज़ में ख़त्म हो जाता है, ऑब्वियसली जैसे मेरा माल पहुंच जाएगा, तो मैं क्या करूँगी? ये माल पहुंच गया तो हम बोलेंगे देखो जी माल तो पहुंच गया, अब एज अ रिजल्ट अब आप क्या करिए, अपना कंटेनर वापस ले लीजिए। तो वो रिफंड ऑन द रिटर्न ऑफ कंटेनर करते हैं, मतलब जो पैसे लिया था वो अल्टीमेटली रिफंड कर देते हैं। सो लेट्स सी कि क्या कहानी है। अभी हमारे को बताया गया कि रिटर्न भी मिलेगा यहाँ पर, बट रिटर्न तब होगा जब सामान पहुँच जाएगा। उसके बाद सेल्स टैक्स है 10% ऑन द रॉ मटेरियल। सेल्स टैक्स मीन्स जीएसटी, राइट? टोटल फ्रेट पेड बाय द परचेजर इज 240, टोटल इंश्योरेंस एट 2.5% ऑफ द नेट इनवॉइस वैल्यू पेड बाय द परचेजर, एंड मटीरियल हैंडलिंग एक्सपेंस इन स्टोर्स इज 10% ऑफ कॉस्ट। एक बात ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर हमने यहाँ पे स्टोर की कोई भी कॉस्ट नहीं ली थी। आप देखिए यहाँ पर हमने कोई भी स्टोरेज कॉस्ट नहीं लिया था। वी हैव नॉट कंसिडर्ड एनी स्टोरेज कॉस्ट, इज इट राइट?
राइट मैम। तो सामान ले जाने तक का खर्चा है, गोडाउन के गेट तक का खर्चा है, उसके अंदर रखने का खर्चा, स्टोर का मेंटेनेंस वगैरह कुछ भी नहीं आता। ओके, ऐसा तो आप लोगों ने शायद किसी ने बच्चे ने कंसाइनमेंट पढ़ा हो तो उसने भी पढ़ा होगा ऐसा ही कुछ। सो मटेरियल हैंडलिंग इन द स्टोर्स इज नॉट टू बी टेकन बाय अस and the entire quantity was received and issued to production. The container was returned in due course and draw up a statement to show the total cost of material purchases and the total cost of material issued to production. So let's start this. I am doing purchase price. 1200 kgs at 20 per kg, it is equal to 24,000. Right, this is my purchase price minus trade discount. Minus trade discount कितना है? 20% of 24,000. 20% 24,000. This is equal to 4,800. राइट, दिस इज 4,800। तो हमारे पास जो नेट परचेज कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 19,200। राइट, दिस इज माय नेट परचेज कॉस्ट। ओके, नाउ अब देखते हैं कंटेनर्स कॉस्ट कितनी लग रही है। लेट्स सी कंटेनर्स कॉस्ट। आपको बताया गया कि जो कंटेनर है वो 25 kg का है और मैंने कितना सामान खरीदा है? 1200 kgs। अगर 1200 kg सामान खरीदा और 25 kg का एक कंटेनर है तो बताओ कितने कंटेनर हुए? तो 1200 डिवाइड बाई 25 इट इज इक्वल टू 48 कंटेनर्स। कितने हुए जी? 48 कंटेनर हो गए मैम। यस भाई, अगर 48 कंटेनर है तो चार्ज लग रहा है 10 रुपये पर ड्रम। दैट मीन्स दिस इज 480। इसके अलावा यू हैव सम GST. It is given to be 10% on raw material and 5% on drums. So 10% on raw material, obviously my net purchase price is 19,200 and 5% on drum मतलब 480. So this is 1920 and this is 24. Okay, next comes, अब आपको क्या कह रखा है? ये बेटा देखो इतना जो है ये सारा का सारा जब सेलर दे रहा था वो जोड़ के भेजेगा, डिस्काउंट लेस हो गया, टैक्स उसने ऑब्वियसली ऐड करना है, कंटेनर कॉस्ट उसने ऑब्वियसली ऐड करनी है। सो ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद हमने इसको बोला इनवॉइस। क्या बोला? इनवॉइस। इनवॉइस का मतलब वो जो सेलर बना के भेजता है परचेजर के पास। राइट, तो आपको याद होगा जब हमारा सप्लायर रिसीविंग इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट को देता था तो क्या देता था? इनवॉइस। इनवॉइस मतलब जो भी खर्चा उसकी तरफ से उसको सबको ऐड करके उसने बनाया। हमारा इनवॉइस कितने का बना? 19,200 हमारा टोटल है, प्लस 480 कंटेनर कॉस्ट है, प्लस 1920 GST है और 24 रुपीज़ का आपका GST का एक और है, दिस इज 21624। दिस इज माई इनवॉइस 21624। अब मुझे क्या करना है? इसके बाद हमारे को बताया गया जो इंश्योरेंस है दैट इज पेड बाय परचेजर। ये इंश्योरेंस हम इनवॉइस में ऐड कर सकते थे अगर लिखा होता पेड बाय वेंडर, सप्लायर ने पे किया होता तो ऑब्वियसली वो इनवॉइस में ऐड करके भेजता। बट जो आपका इंश्योरेंस है, इसके अलावा जो फ्रेट है, सबसे पहले तो ऊपर वाला पॉइंट है फ्रेट। फ्रेट भी किसने पे किया है? बाय द परचेजर। मतलब कि जो इनवॉइस उसने सेंड किया उसके अलावा उसने फ्रेट पे किया है, दैट इज 240। फ्रेट ऑब्वियसली ऐड होगा चाहे बाय परचेजर पे करे या सप्लायर पे करे, बट ऐड तो होगा ही होगा। एंड दूसरा है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इज 2.5% ऑफ द इनवॉइस वैल्यू। कितना बेटा? इस वैल्यू का 2.5%। दिस इज 541। राइट, दैट मीन्स मेरा टोटल जो परचेज कॉस्ट आया वो कितना आया जी? 21624 प्लस 240 प्लस 541। दिस इज 22405। दिस इज माई परचेज कॉस्ट। अब इसमें मटेरियल हैंडलिंग नहीं आया
राइट और हमें ये भी कहा गया था द एंटायर मटेरियल वाज रिसीव्ड एंड इशूड टू प्रोडक्शन. सो माय परचेज कॉस्ट इज दिस. व्हाट इज माय परचेज प्राइस? 22405 divide by how many kgs? 1200 kgs. So divide by 1200 kgs. This is 18.67. Right? This is 18.67. तो जी ये हमारा परचेज कॉस्ट आ रहा है. अच्छा हाँ, इसके अंदर अभी तक हमने रिफंड नहीं लिया. यस यस मैम, अभी तो रिफंड रहता है. सो नेट परचेज कॉस्ट में अभी मेरा रिफंड रहता है जी. आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट. अभी हमने लिया नहीं है उसको. मेरे को अभी भी ध्यान आया ये हमारा सारा बायर का कॉस्ट था. इट्स ओके बट अभी हमें हमारा क्या पेंडिंग है? हमारा पेंडिंग है हाँ जी, रिटर्न रिफंड ऑन रिटर्न ऑफ कंटेनर्स. ये माइनस होना था और अभी हमारा रह गया था. हम तो सीधे सीधे जल्दी जल्दी नीचे पहुंच गए. फिर ध्यान आया अरे भैया कंटेनर भी तो वापस किया होगा, बायर ने ले लिया, आ गया सामान. तो 48 कंटेनर के ऊपर 8 रुपये वापस आ रहे हैं. 8 रुपीज़. पॉइंट नंबर डी में कह रखा था क्रेडिट अलाउड ऑन द रिटर्न इज 8 रुपीज़. तो 48 इंटू 8 इज इक्वल टू 384. सो माइनस करने के बाद कितना है? 21624 plus 240 plus 541 minus 384. So this is coming out to be 22021 and the purchase price is 22021 divided by 1200. This is 18.35. The rate is 18.35. ओके सो दिस इज माई फाइनली परचेज प्राइस. राइट, एक हमारा रिफंड रह गया था. तो आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता गया मैं ऐड करती गई. हाँ, इनवॉइस वर्ड का मतलब होता है जो सप्लायर ने बना के भेजा बायर को. मतलब जो सप्लायर से हमारे पास आएगा दैट इज कॉल्ड एज इनवॉइस. बट उस इनवॉइस के अंदर वो वाले खर्चे ऑब्वियसली सप्लायर ऐड नहीं कर सकता जो बायर ने खुद पे किए हैं. सो वो वाले खर्चों को छोड़ के उसे इनवॉइस बना के भेजा. फिर वो वाले एक्सपेंसेस ऐड हुए जो बायर ने खुद पे किए. रिटर्न के पैसे आपने लेस कर दिए और अब आपका आ गया परचेज कॉस्ट. नाउ ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था. अब मैं एक और क्वेश्चन करने जा रही हूँ. आर यू विद मी? आपको कहीं पर भी कोई चीज समझ में नहीं आए तो पिछले बैक करके पॉज करिए और नोट डाउन करिएगा. सो एक्स लिमिटेड इज परचेजिंग गुड्स फ्रॉम मुंबई. वी आर ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20. X Limited is purchasing goods from Mumbai and bring them at their own site at सूरत. सूरत में केमिकल A, केमिकल B और केमिकल C तीन तरह के केमिकल्स थे और उनके ऊपर सेल्स टैक्स लगा रखा था 2055. रेलवे फ्रेट दे रखा था 1000. A shortage of 200 kgs in chemical A, 280 kgs in chemical B and 100 kgs in chemical C was noticed due to breakage. Now ये जो ब्रेकेज दिखाई दे रही है वो नॉर्मल लॉस नजर आ रही है जी. और अगर नॉर्मल लॉस है तो हम क्या बोलेंगे इसको कि वो सिर्फ क्वांटिटी से लेस कर देंगे. राइट, तो नॉर्मल लॉस इज ऑलवेज रिड्यूस्ड फ्रॉम द क्वांटिटी. एट सूरत द मैन्युफैक्चरर पेड ऑक्ट्रॉय ड्यूटी ऑफ 0.1 per kg and he also paid cartage of 22 for chemical A, 63.12 for chemical B and 31.80 फॉर केमिकल सी. ये टोटल है इसकी फ्रेट, ये पर यूनिट नहीं है. कैलकुलेट द स्टॉक रेट इफ यू सजेस्ट फॉर द प्राइसिंग ऑफ केमिकल अज्यूमिंग अ प्रोविजन ऑफ 5% टुवर्ड्स फर्दर डिटोरेशन. सो हमारा ये माल मुंबई से चलकर सूरत की तरफ जा रहा है. राइट, सो ये माल कहाँ से कहाँ जा रहा है? मुंबई से ये माल सूरत की तरफ जा रहा है और हमारा जो ट्रक है वो ये माल को सूरत पहुंचा के आएगा. अब क्वांटिटीज की बातें करते हैं. पहले
आपको बताया केमिकल ए बी सी, इनका जो क्वांटिटी था वो था 3000 kgs and then 5000 kgs and then 2000 kgs, right? These are our quantity 3000, 5000 and 2000. इसमें से जो हमारा शॉर्टेज है वो 200 kgs का है और 280 kgs का है और 100 kgs का है केमिकल सी में। इसका मतलब ये हुआ 3000 में से 200 गया 2800, राइट। 5000 में से 280 गया, दिस इज 4720 and this is 1900, and there is a further provision of deterioration. There is a further provision for deterioration. कितने का? There is a 5% further provision for deterioration. 5% मतलब at the rate of 5%, that is 140, right? और इसका भी 5% माइनस करेंगे हम, दिस इज 236, और 1900 का 5% हम माइनस करेंगे, दिस इज 95. सो जो हमारी नेट क्वांटिटी है वो कितनी है? दिस इज 1805, दिस इज 4484, दिस इज 2660. ओके, सो बेटा जी ये हमारी क्वांटिटी आ रही है, आपको दिखाई दे रहा है सब कुछ बिल्कुल आसानी से? यस मैम, ये क्वांटिटी तो आ गई। अब रेट और देखते हैं, व्हाट इज द अमाउंट? केमिकल ए, केमिकल बी एंड केमिकल सी। सबसे पहले आता है परचेज कॉस्ट, परचेज प्राइस। 3000 उन्होंने खरीदा है, रेट वाज 4.2, अमाउंट दे रखा है 12,600. The other one is 5,000 at the rate of 3.8, that is 19,000, right? And then 2,000 4.75, this is 9,500. So ये हमारे परचेज प्राइस आ गया रुपीज में। इसके बाद दूसरा आ रहा है सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स कितना दे रखा है अपने को? सेल्स टैक्स आप देखिए 2055 है। अभी कितना परसेंटेज है नीचे बता रखा है क्या? आंसर इज नहीं मैम, नीचे कुछ नहीं बता रखा। तो जरा टोटल अमाउंट निकालते हैं, 12,600 प्लस 19,000 प्लस 9500, ये बनता है 41,100। और अगर मैं 2055 को डिवाइड करूँ 40,100 से, तो ये कितना आ रहा है? एक मिनट, $2055 डिवाइड बाय 41,100, दिस इज 0.5%। कितना? सॉरी 5%। आपको दिख रहा है ये 5% है, राइट? कैसे निकाला जी 5%? देखिए हमारा जो पूरा कॉस्ट आ रहा है परचेज कॉस्ट, ये तो पता है कि जितने सेल्स टैक्स होगा वो परचेज कॉस्ट पे लगेगा। टोटल था 12,600 प्लस 19,000 प्लस 9,500, जिसका टोटल था हमारे पास 41,100, राइट? सो ये हमारे पास आया था 41,100 का। हमारा जो सेल्स टैक्स दे रखा है, या जीएसटी आज की भाषा में बात करेंगे, तो दैट इज 2055। मैंने रेट निकाला, व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स? द रेट ऑफ टैक्स इज
55 divide by 41,100 into 100, it is equal to divide by 41,000. This is 5% exact, right? That means हमारा जो सेल्स टैक्स है वो 5% है, तो 12,600 का 5% हुआ 630, राइट? 19,000 का 5% हुआ 950, ये आया 475, राइट? ये हो गया सेल्स टैक्स। अब आता है फ्रेट, रेलवे फ्रेट। रेलवे फ्रेट के बारे में क्या कहा गया? रेलवे फ्रेट के बारे में बताया गया है 1000 रुपीज का है, और ऑब्वियसली फ्रेट डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ट्रेवल्ड। भाई इतना तो हमारे को समझ में आता है। सो अपनी क्वांटिटी कितनी है? 3000, 5000, 2000। सो मैंने फ्रेट को 3:5:2 में डिवाइड किया। सो इसमें आया 300, और हमारे पास आया 500, और हमारे पास आया 200, राइट? दिस इज माय फ्रेट। अच्छा, इसके बाद आता है शॉर्टेज, हमने ऑलरेडी देख लिया था। फिर बोलते हैं एट सूरत कुछ ऑक्ट्रॉय ड्यूटी लगी। अब आप देखिए, एक बात ध्यान से देखिएगा, ये सामान मुंबई से निकला था, राइट? 3000 सामान यहाँ मुंबई से निकला था, रास्ते में 200 खराब हो चुका है, तो दैट मीन्स सूरत में तो 2800 ही पहुंचा, राइट? दिस द क्वांटिटी रीच्ड सूरत। वो क्वांटिटी जो सूरत पहुंची, रास्ते में 200 टूट गया था, दैट मीन्स 2800 सूरत पहुंचा। 10% ये फर्दर डिटोरेशन के लिए लगा रहे हैं, बट सूरत तो हमारा 2800 पहुंचा। सो ऑक्ट्रॉय किसके ऊपर लगेगा? जितना सामान पहुंचा। सो दिस वुड बी 10% ऑफ। कितना दे रखा है आपको? सॉरी, दिस इज 0.1 per kg of quantity reaching Surat, right? So this means 2800 into 0.1, this is 280, और 4720 का 10 पैसा आया 472, राइट? और तीसरा 1900 का 10 पैसा आया 190। ओके, दिस इज ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। इसके बाद हमारे पास आ रहा है जी कार्टेज। Cartage is 22 for chemical A, then 63.12 for chemical B, and 31.80 for chemical C. Okay, so what is the total amount? What is my total amount? 12,600 plus 630 का सेल्स टैक्स प्लस 300 का फ्रेट प्लस 280 का ऑक्ट्रॉय प्लस 22 का कार्टेज। दिस इज 13832। एंड व्हाट इज द क्वांटिटी? द क्वांटिटी वाज 2660, जिसके ऊपर लेना है। सो व्हाट इज द परचेज कॉस्ट? द परचेज कॉस्ट पर केजी, केजी में ना सब कुछ, यस, per kg would be divided by 2660 is equal to 5.2. Okay, let's start with the other one. 19,000 plus 950 plus 500 plus 472 plus 63.12, so it becomes 20985.12, और क्वांटिटी हमारी पहुंची है 4484। now divide by 4484 is equal to 4.68. Okay, now next one, 9500 plus 475, 9500 plus 475 plus 200 plus 190 plus 31.80, टोटल बनता है 10396.8। and what is the quantity?
quantity is 1805. So divide by 1805, this is equal to 5.76. So हमारे इस क्वेश्चन में हमें बताया था कि ये हुआ suggest for price issuing the chemical assuming a provision of 5% deterioration. So ये हमारा परचेज प्राइस है, हम इस प्राइस पे इसको इशू कर सकते हैं. दिस इज द प्राइस. हमारे जितना लॉस हुआ हमने माइनस कर दिया, नेट क्वांटिटी निकाला और अमाउंट हमने सब कुछ ऐड करके अपनी क्वांटिटी रेडी कर ली थी. सो आपको इजी क्वेश्चन लगा, राइट? बहुत आसान था क्वेश्चन. पहले क्वांटिटी देख लीजिए. मुंबई से सूरत जब जाने लगे तो क्वांटिटी का क्या था? सो क्वांटिटी में क्या था? जो भी लॉस हुआ था वो भी देख लिया और जो फर्दर डिटोरेशन के लिए उन्होंने बोला हमने वो भी देख दिया. और अमाउंट में क्या हुआ जी? अमाउंट में ये है जी कि हमने सिंपल जो कॉस्ट आती गई वो ऐड करते गए. ध्यान रखा कहीं पे सूरत में था और रास्ते में टूटा हुआ था तो उसका तो ध्यान रखना ही था, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है ना. सो ये हमारा काम हुआ क्वेश्चन नंबर 20. आई होप दिस इज गुड. और ये हमने टैक्स का रेट निकाला. दिस इज माय वर्किंग नोट नंबर 1. ओके, नाउ आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आया. इजी था ना? तो चलिए अब हम एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 21. ये भी प्राइसिंग के ऊपर ही है. आइए जी. The particulars relating to the import of sealing ring made by ABN Company during the December as follows. क्या क्या रखा है? सीलिंग रिंग 1000 पीसेस था, इनवॉइस्ड एट 2000 CIF बॉम्बे पोर्ट. सो आपने कुछ सामान मंगवाया है. CIF मतलब कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट मिला करके 2000 का रेट लग रहा था. मतलब जो भी वहाँ पे शिप का आने का खर्चा था, इंश्योरेंस था, वो सब मिला करके दिस इज 2000. Okay, custom duty was paid at 100% of invoice price, which was converted to Indian currency by adopting a exchange rate of 17.20 per pound. Clearing charge is 1800 per consignment and the freight charge is 1400 for transporting the consignment from Bombay port to factory premises. It was found that on inspection 100 pieces of the above material was broken and therefore rejected, and there is no scrap value for the rejected parts. No refund for the broken material would be dismissal as per the terms of contract. The management decided to treat 60 pieces as normal and 40 pieces as abnormal. So हम कॉस्ट शीट मतलब आगे जाके प्रोसेस कॉस्टिंग में एक फॉर्मूला पढ़ेंगे दैट कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट. वहां पे मैं इस फॉर्मूला को डिराइव करना भी सिखाऊंगी जी, तो बहुत दूर नहीं है, राइट? वो चैप्टर बस अभी करना शुरू कर देंगे आप थोड़े दिनों में. सो टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस, right? This is called as cost per unit. This is called as cost per unit. Total cost minus scrap value upon total units minus normal loss. तो चलिए ये वाला कॉस्ट का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं देखते हैं जरा. फॉर टाइमिंग हम लोग काम करते हैं. व्हाट इज माय परचेज कॉस्ट? माय परचेज प्राइस इज दिस इज 1000 pieces of sealing ring and at 2000 pound CIF. मतलब कि ये जो 1000 पीसेस हैं इनका टोटल अमाउंट दे रखा है, पर पीस नहीं दे रखा. दिस इज 1000 पीसेस का टोटल अमाउंट है 2000 पीसेस, और जो 2000 पीसेस है CIF और इसका रेट कितना है? 17.2 के हिसाब से इसका रेट है. Converted at the rate of 17.2 per pound. So 17.2 into 2000, this comes out to be 34,400, right? Plus customs duty is 100% of 34,400. This is 34,400. This is my custom duty. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो बोलता है क्लियरिंग चार्जेस. क्लियरिंग चार्जेस दिस इज 1800. उसके बाद क्या कहता है? फ्रेट. फ्रेट is 1400
right? That's it. Yes. So my total cost is 72,000. My total cost is 72,000. So मेरा total cost इधर आ गया, this is 72,000. Scrap value है 0. अब आता है total units. What is my total units? My total units given are 1,000 pieces. And what is normal loss? उन्होंने बताया टूटे तो 60 हैं, बट नॉर्मल लॉस टूटे तो 100 हैं, बट 60 नॉर्मल है. तो मेरे यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल लॉस माइनस होता है. क्यों मैम? अभी फॉर टाइमिंग हम ये फॉर्मूला लर्न करेंगे, बट कुछ ही दिन में जैसे ही प्रोसेस कॉस्टिंग की पहली क्लास होगी, हम इसका लॉजिक पूरा समझेंगे, तब आगे बढ़ेंगे. और रादर प्रोसेस कॉस्टिंग के हर क्वेश्चन में आपने ये फॉर्मूला यूज करना है. सो डोंट वरी, मैं कोई भी चीज़ रटाती नहीं हूँ. अभी फॉर टाइमिंग अब इसको लिख लीजिए, बिकॉज आई डोंट फाइंड वेस्टिंग टाइम हियर, बिकॉज हमने इसको अच्छे से आगे समझना ही है. सो लेट्स सी माई कॉस्ट पर यूनिट. दिस इज 76.595. दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 76.6. सो जो गुड यूनिट्स बने हैं वो बने हैं 900. जो गुड यूनिट्स बने हैं वो 900 हैं. सो उन्होंने कहा था कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ मटीरियल, वो हमने निकाल लिया 72,000. नंबर 2 वाज द यूनिट कॉस्ट ऑफ मटीरियल इशू टू प्रोडक्शन, राइट? सो यूनिट गुड यूनिट्स, ये कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ मटीरियल इशू टू प्रोडक्शन is 900 units at 76.6. 76.6 into 900, it is equal to 98940. This is the cost of material issue to production, right? This is 68940. This is the cost of production आया. उसे कहा also state briefly how the value of 100 pieces rejected in inspection will be treated in costing. So the 100 rejected pieces are categorized as normal 60 units. क्या इनकी स्क्रैप वैल्यू है? No. Are having 0 scrap value, while the abnormal loss units, that is 40 units, are valued at, गुड यूनिट की तरह वैल्यू करते हैं जी, राइट? 76.6 पे, दैट इज 76.6 into 40 units, it is equal to, that is ₹3064. ये हमारा अपना एबनॉर्मल लॉस का प्राइस आ जाएगा, दैट इज 3064. सो एबनॉर्मल लॉस को हम बिल्कुल गुड यूनिट की तरह वैल्यू करते हैं, नॉर्मल लॉस को हमेशा स्क्रैप वैल्यू पे वैल्यू करते हैं, और जो अपने पास बिल्कुल परफेक्ट यूनिट थे वो भी गुड यूनिट्स की तरह वैल्यू होंगे. जो कॉस्ट पर यूनिट वैल्यूएशन आया था 76.6. सो दिस इज माई बी आंसर, राइट? एंड दिस इज माई ए आंसर. सो हमारे पास पहले परचेज कॉस्ट आया, आप पॉज करके लिख सकते हैं. ये परचेज कॉस्ट में हम सिंपली ऐड करते गए, सिंस पाउंड्स में था तो हमने उनको रुपीज़ में INR में कन्वर्ट कर लिया. और फिर दूसरा हमने देखा क्वांटिटीज़. ये फॉर्मूला फॉर टाइमिंग अभी आपने लर्न किया है. वाई? बिकॉज हम लोग इसको प्रोसेस कॉस्टिंग में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं. फॉर टाइमिंग आपने इसको लर्न कर लिया, कॉस्ट पर यूनिट आ गया, और उसके बाद फिर आपने इसकी वैल्यूएशन करी है गुड यूनिट्स की, नॉर्मल यूनिट्स की और एबनॉर्मल लॉसेस की. सो एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स, loss normal 60 units valued at scrap value. Okay, so here is today's class and we have learned 3 varieties of questions.
जहाँ पे अलग अलग पॉइंट पे लॉसेस हुए। ये बात तो हमें समझ में आती है कि क्वांटिटी से नॉर्मल लॉस लेस करना है। क्यों करना है उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करेंगे, आज नहीं। प्रोसेस कॉस्टिंग में क्यों करते हैं नॉर्मल लॉस को लेस, क्यों नहीं करते हैं अब नॉर्मल लॉस को, विल डू इट इन वेरी वेरी डेप्थ। सो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। बस अब नेक्स्ट क्लास में हमारा मटेरियल कॉस्टिंग खत्म हो जाएगा, तो हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं बेटा। एंड सी यू फॉर नाउ, बाय बाय।